नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। चलिए, जैसे कि हम आपको बता दें कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कृषि को। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह, जो महेश कुमार ओनवाल द्वारा लिखी गई बुक है। और इसमें हम लोग कृषि का जो चैप्टर है पहले ही शुरू कर चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो इसका बन चुका है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी क्रांति हुई है कृषि से संबंधित, कौन से संगठन बने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि उसी श्रृंखला में हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग पता करेंगे कि कृषि उत्पादन से संबंधित कौन कौन सी क्रांति हुई थी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रांति है, उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि क्रांति एक साइड है और कृषि एक साइड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हरित क्रांति को। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हरित क्रांति में कौन कौन से उत्पादन आते हैं, तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन जितने होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सुनहरी क्रांति, जिसको स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो देखिए इसमें फल आता है, सब्जी उत्पादन आता है, या बागवानी आता है, या कृषि मतलब बागवानी कृषि जो होते हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग सुनहरी या स्वर्ण क्रांति में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ पता चल रहा है। हरित क्रांति में हम लोग खाद्यान्न उत्पादन पढ़ रहे हैं, मतलब अन्न से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ हम लोग सुनहरी में फल सब्जी मतलब हर एक पदार्थ से संबंधित हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, स्वर्ण या सुनहरी क्रांति में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए श्वेत क्रांति, तो श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और दूध कैसा होता है, सफ़ेद। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति जो होता है ये इसमें दूध उत्पादन आते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं कृष्ण। कृष्ण कैसे होते हैं, तो काले होते हैं, मतलब काली क्रांति इसको कहा जाता है। इसमें आ जाता है तेल, मतलब वायली चीज़ जो होता है, जैसे खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या और भी कई ऐसे तेल हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति जो होता है ये मत्स्य उत्पादन होता है दोस्तों, मतलब मत्स्य उत्पादन से संबंधित जितने भी पदार्थ आएंगे ये काली क्रांति के अंतर्गत आएंगे। और हो गया नेक्स्ट गोल क्रांति, जिसमें आलू उत्पादन आ जाते हैं दोस्तों। भूरी क्रांति में उर्वरक आ जाते हैं और पीली क्रांति में तिलहन के उत्पादन आ जाते हैं दोस्तों। और रजत क्रांति जो होता है इसमें अंडा उत्पादन आता है। और भी सारी क्रांति आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष में क्या आता है, कृषि संबंधित समग्र क्रांति जो होती है दोस्तों, ये इंद्रधनुष क्रांति में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि अमृत क्रांति। इसमें नदियों को जोड़ने की जो योजना बनाई जाती है ये अमृत क्रांति के अंतर्गत आता है। और सदाबहार, सदाबहार मतलब समझवे करते हैं कि हरे भरे, जिसमें कृषि उत्पादन को 2 गुना करना या टिकाऊ कृषि करना, ये किस में आ जाते हैं, सदाबहार में। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी जो क्रांति आते हैं इसमें प्याज उत्पादन, झींगा मछली, ये सारी चीज़ आ जाता है गुलाबी क्रांति में। और लाल क्रांति में आप देखते हैं मांस आ गया, टमाटर आ गया। मतलब देखिए, कोई भी पदार्थ है ना, उसके रंग से रिलेटेड उस क्रांति का नाम है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है जो एग्जाम और बोइस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख सकते हैं बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो बाजरा जो होता है ना दोस्तों, ये उष्ण या शुष्क कृषि में किया जाता है बाजरा के उत्पादन। अब शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सा है, तो मूंगफली। ये शुष्क मतलब कि बहुत शुष्क फसल है, मतलब शुष्क। शुष्क का मतलब होता है कि आज बारिश हुआ, कल नहीं हुआ, कल होगा कि नहीं होगा, इस तरह से सुहानी मौसम नहीं रहता है, शुष्क टाइप का मौसम होता है, उसमें ये फल होते हैं मूंगफली वाले। आइए आस या बोरो किस फसल की किस्म है, तो ये धान की किस्म है दोस्तों। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोयाबीन होता है दोस्तों। और नेक्स्ट होता है कौशल। कौशल किस फसल का उन्नत प्रजाति है दोस्तों, तो ये मूंगफली फसल का उन्नत प्रजाति भी इसको कहा जाता है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए थोड़ा इसका
कृषि से संबंधित कुछ संगठन बनाए गए थे, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये जो है दोस्तों ये कानपुर है। मतलब कैसा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो कानपुर। ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता ही है। और देख सकते हैं समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र, ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। और अर्ध शुष्क क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो हैदराबाद में है दोस्तों। सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एलपिप्पो हो जाएगा। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो मुंबई हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है दोस्तों आपको। तो ये सब अनुसंधान संस्थान थे जिसमें उनके नामों से जाना जाता है कि ये संस्थान कहाँ है। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो देखिए दलहनी जो पौधा होता है ना, इसमें नाइट्रोजन को सक्षम मतलब कि क्षमता करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। मतलब संचित करना, संचित मतलब समझते हैं, इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसमें, नाइट्रोजन वाले फसल में। ये होते हैं दलहनी फसल। आइए, दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है और तथा कोबाल्ट में राइजोबियम जीवाणु होते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये आवश्यक तत्व भी है। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत में 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों में प्राप्त होती है, तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कच्चा रेशम प्राप्त होता है दोस्तों। और नॉर्मन और नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये किस देश से संबंधित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से संबंधित है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना, यही इसका लक्ष्य है दोस्तों। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल में उत्पादन में होता है, तो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों करते हैं। इसमें इनका बहुत सारा उत्पादन या उत्पादकता होता है, ये गेहूं में होता है दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों कि हरित क्रांति किस फसल में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो मैक्सिको गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल से निर्यात से प्राप्त होता है, तो ये चाय जो एक ऐसा फसल है, नकदी फसल भी इसको कहा जाता है। लाल बिगनल किस रोग से है, तो गन्ना से है दोस्तों। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है और इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतन का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है, तो 90 से 120 दिन, मतलब 30 से 3 महीना से लेकर 4 महीना। अब देखिए कुछ इसमें बोर्ड मुख्यालय हैं, उनको देख लेना है। तो देखिए कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो बेंगलुरु में है दोस्तों। रबड़ बोर्ड जो है कोट्टेम्बम में है केरल में। और चाय बोर्ड जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड है तो ये आंध्र प्रदेश गुंटूरू में है। और मासला बोर्ड जो है वो कोची में है। राष्ट्रीय मॉस पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे में है। अंग्रीन प्रसन्न बोर्ड पुणे में है। तो ये रहा आज का टॉपिक दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।